Good morning students. In today's lecture we will discuss MCQs related to laws of motion. देखिए फर्स्ट MCQ, a body of mass 2 kg is moving with velocity 8 meter per second on a smooth surface. If it is brought to rest in 4 seconds, then force to be applied is. देखिए यहाँ पर फोर्स हमें निकालना है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू एम ए. दिस इज़ बेसिक फार्मूला. ओके, एम इन ब्रैकेट, अब ए मतलब एक्सेलरेशन, v माइनस यू बाय टी. दिस इज द फार्मूला फॉर एक्सेलरेशन. F इज इक्वल टू मास कितना दिया है यहाँ पर 2 किलोग्राम इन ब्रैकेट फाइनल वेलोसिटी. नाउ इफ़ इट इज़ ब्रॉट टू रेस्ट मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 8 डिवाइड बाय टाइम ड्यूरेशन 4 सेकंड. ओके, सो दिस इज़ 2 इंटू माइनस 8 बाय 4. सो F इज इक्वल टू, देखिए 4 टू ज़ा 8, so this is minus 4 Newton. Negative sign shows that this is retarding force because moving object is brought to rest. Therefore, magnitude of such retarding force is equal to 4 Newton. Therefore, option is B. Next MCQ students, a force of 100 dyne acts on mass of 5 gram for 10 seconds. The velocity of body is. देखिए वेलोसिटी निकालनी है, तो फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. ओके, v इज इक्वल टू यू प्लस, अब ए एक्सेलरेशन नहीं दिया है लेकिन यहाँ पर फोर्स और मास ऑफ द बॉडी दिए, सो एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज एफ बाय एम इंटू टी. ओके, नाउ ऑल वैल्यूज़ आर गिवन इन CGS एंड ऑप्शंस भी यहाँ पर CGS में है, तो CGS में ही कैलकुलेट करते हैं. U की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट यहाँ पर, तो U यहाँ पर 0 लेना है स्टूडेंट, 0 प्लस F कितना है यहाँ पर 100 डाइन्स डिवाइडेड बाय मास 5 ग्राम और टाइम ड्यूरेशन 10 सेकंड. देयरफॉर V इज इक्वल, देखिए 5 टू ज़ा 10, सो दिस इज़ 200 सेंटीमीटर पर second. So option is B. Okay, next MCQ. If the force on a rocket moving with velocity 300 meter per second is 345 Newton, then the rate of combustion of fuel is. देखिए इस तरह का न्यूमेरिकल अगर आता है, मतलब रेट ऑफ कंबशन, मतलब यहाँ पर मास वेरिंग है ना, तो फोर्स के लिए फार्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू यू डी एम बाई डी टी. ये फार्मूला स्टूडेंट. ओके, तो रॉकेट की वेलोसिटी u मतलब कितनी 300 मीटर पर सेकंड और फोर्स भी यहाँ पर दिया है, तो रेट ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल मतलब डी एम बाई डी टी की वैल्यू निकालनी. तो डी एम बाई डी टी के लिए फार्मूला क्या होगा, इज इक्वल टू एफ बाई यू. एफ कितना है यहाँ पर 345 डिवाइडेड बाय 300. ओके, सो दिस इज़ इक्वल टू, यहाँ पर ये कितना होगा 3.45 डिवाइड बाय 3, सो दिस इज़ 1.15 किलोग्राम पर सेकंड. तो रेट ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल कितना होगा फिर 1.15 किलोग्राम पर सेकंड. सो ऑप्शन इज़ सी. नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल दिया है स्टूडेंट. देखिए इन द गिवन फिगर, if all forces are in equilibrium, then calculate F1 and F2. देखिए as shown in figure, F1 F2 की डायरेक्शन देखिए, एंड मेन बेसिक एंगल कितना दिया है यहाँ पर 60 डिग्री. ओके, बाकी दो फोर्सेस 10 न्यूटन दिए हैं, तो हमें F1 F2 की वैल्यू निकालनी है. एंड इट इज़ सेड दैट ऑल द फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम. ओके, देखिए ओके, देखिए इस तरह से ये डायग्राम है ना, यहाँ पर ये एंगल 60 डिग्री है राइट, और इस तरफ फोर्स है F2. उसके बाद
यहाँ पर ऐसा एक फोर्स दिया है, देखिए इस तरह से, ये 10 न्यूटन है, राइट। वर्टिकली डाउनवर्ड भी एक वैल्यू दी है यहाँ पर 10 न्यूटन, और इस डायरेक्शन में है F1, तो हमें F1 F2 की वैल्यू निकालनी है। देखिए इस पॉइंट पर हमने क्या किया है कि F1 फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस लिया है, ओके, और ये 10 न्यूटन फोर्स अलोंग वाई एक्सिस लिया है। तो हमें यहाँ पर F2 और 10 न्यूटन इन दो फोर्सेस की रिजोल्यूशंस लेने होंगे। तो पहले एंगल्स डिसाइड करते हैं। यहाँ पर देखिए ये एंगल 60 है, तो ये दो पैरेलल अगर कंसिडर करते तो ये एंगल कितना होगा, 60 होगा स्टूडेंट, है ना। उसके बाद ये पूरा 90 डिग्री है, तो ये भी एंगल क्या होगा, 60 डिग्री होगा, देखिए बराबर है ना। बिकॉज देखिए पूरा 90 डिग्री, ये 60 है, सपोज़ यहाँ पर ये कितना होगा, 30 होगा, फिर से ये 90 डिग्री है, देखिए तो ये 30 है, तो रिमेनिंग कितना होगा, 60 होगा, इस तरह से। नो F2 के रिजोल्यूशंस लेंगे हम, तो अलोंग एक्स एक्सिस यहाँ पर क्या होगा, F2 cos 60, बिकॉज F2 की ये एडजेसेंट साइड है ना, एंगल 60, और वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पर क्या होगा फिर, F2 sin 60 डिग्री, इस तरह से, ओके। सिमिलरली 10 न्यूटन का भी रिजोल्यूशन होगा, तो ये एडजेसेंट साइड है, तो ये क्या होगा यहाँ पर 10 न्यूटन cos 60 डिग्री, ओके। और फिर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका होगा यहाँ पर 10 न्यूटन sin 60 डिग्री। देखिए रिजोल्यूशंस हो गए यहाँ पर कंप्लीट। नाउ देखिए इन एक्स डायरेक्शन की बात करते हैं हम, ओके। तो देखिए एक्स एक्सिस पर यहाँ पर, तो टोटल राइटवर्ड फोर्स इज इक्वल टोटल लेफ्टवर्ड फोर्स, राइट। तो टोटल राइट फोर्सेस कौन कौन से, F1 ऑलरेडी है, और 10 न्यूटन का एक कंपोनेंट है यहाँ पर 10 न्यूटन साइन 60 डिग्री। तो हम यहाँ पर अलोंग एक्स एक्सिस टोटल राइटवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल लेफ्टवर्ड फोर्स कंसिडर कर सकते हैं। तो टोटल राइटवर्ड फोर्स कौन से, पहला है F1 प्लस दूसरा है 10 इंटू साइन 60 डिग्री, तो 10 न्यूटन मतलब यहाँ पर यूनिट लिखने की ज़रूरत नहीं, इज इक्वल टू टोटल लेफ्टवर्ड फोर्स क्या है यहाँ पर, F2 cos 60 डिग्री, राइट स्टूडेंट। अब इसमें वैल्यूज़ रखते हैं, तो F1 प्लस 10 इंटू साइन 60 की वैल्यू कितने होते हैं, √3/2, टेबल वैल्यू हम लेंगे यहाँ पर, इज इक्वल टू F2 की वैल्यू भी निकालनी है, और cos 60 कितना होता है यहाँ पर 1/2, राइट। अब देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर 2 है, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर 2 है, तो अगर पूरा डिनोमिनेटर 2 लेते हैं हम, तो क्या होगा, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2F1, ओके, प्लस 10√3 इज इक्वल टू F2, क्लियर। या फिर देखिए इस स्टेप को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड पर, मतलब यहाँ पर देखिए 2 इंटू F1 2F1, यहाँ अगर 2 से मल्टीप्लाई करते तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ अगर 2 से मल्टीप्लाई करते तो फिर से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये स्टेप आएगा स्टूडेंट। देयरफॉर 2F1 माइनस F2 इट इज़ इक्वल टू माइनस 10√3, ओके स्टूडेंट। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सो हमने क्या किया है, अलोंग एक्स एक्सिस समेशन Fx इज इक्वल टू 0, ये पॉइंट यहाँ पर लिया ना। नो इन y डायरेक्शन, अलोंग y एक्सिस देखिए अब यहाँ पर हमें पता है कि एट इक्विलिब्रियम समेशन Fy इज इक्वल टू 0, मतलब टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स। तो अब टोटल अपवर्ड फोर्स देखिए कौन कौन से यहाँ पर, एक तो यहाँ पर F2 का कंपोनेंट F2 sin 60, ओके। दूसरा है 10 न्यूटन का कंपोनेंट 10 न्यूटन cos 60, एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक ही फोर्स है 10 न्यूटन। तो टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टोटल डाउनवर्ड फोर्स, इसलिए टोटल अपवर्ड फोर्स F2 sin 60 प्लस 10 इंटू cos 60, ओके, इज इक्वल डाउनवर्ड फोर्स है 10।
इसको कंप्लीट करते हैं तो F2 की वैल्यू मिलेगी स्टूडेंट हमें। देखिए F2 इंटू साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, दिस इज़ √3/2 प्लस 10 इंटू कॉस 60 की वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू 10। ओके, नो अब देखिए F2 की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, F2 √3/2। ओके, या फिर इसको हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कि 2 से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर, मतलब F2 √3 ओके प्लस 10 इट इज़ इक्वल टू 20, बराबर है। तो F2 इज इक्वल टू क्या आएगा फिर 20 माइनस 10 डिवाइड बाई ये √3। देयरफॉर F2 की वैल्यू आएगी यहाँ पर स्टूडेंट 10/√3 न्यूटन। तो ये फर्स्ट वैल्यू आ गई स्टूडेंट। नो इन इक्वेशन 1 अगर F2 की वैल्यू ये रखते हैं स्टूडेंट तो हमें F1 की वैल्यू मिल सकती है। देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 2F1 माइनस, अब F2 की वैल्यू यहाँ पर 10/√3 इज इक्वल टू माइनस 10√3। ओके, तो फिर 2F1 इज इक्वल टू माइनस 10√3 ये रहेगा, लेकिन ये माइनस इधर आने में प्लस हो जाएगा तो 10/√3 माइनस ये टर्म लिखेंगे हम इस तरह से। ओके, नाउ 2F1 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखिए 10 माइनस 10 √3 इंटू √3 3 हो जाएगा डिवाइड बाय √3। देयरफॉर 2F1 इज इक्वल टू, अब 10 माइनस 10 इंटू 3 मतलब 30 हो जाएगा, तो ये क्या होगा फिर -20 डिवाइडेड बाय √3। अगेन यहाँ पर देखिए 2 से अगर सिंप्लीफाई करते हैं हम तो F की वैल्यू कितनी आएगी -10/√3 न्यूटन। तो ये वैल्यूज है स्टूडेंट, F1 की वैल्यू और ये F2 की वैल्यू। ओके, तो इस तरह से ये न्यूमेरिकल हमें सॉल्व करना होता है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, अ बॉल ऑफ मास 150 ग्राम moving with an acceleration 20 meter per second is hit by a force which acts on it for 0.1 second. टाइम ड्यूरेशन बहुत ही कम दिया है। द इम्पल्सिव फोर्स इज, देखिए इम्पल्सिव फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब वेरी शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन। देखिए इम्पल्सिव फोर्स मतलब जर्क कब एक्सपीरियंस होता है, जब शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर ज़्यादा फोर्स एग्जर्ट होता है तभी हमें जर्क प्रोड्यूस होता है ना। अब यहाँ पर F फोर्स तो डायरेक्टली नहीं दिया है, लेकिन फोर्स को हम ma लिख सकते हैं इंटू डेल्टा टी, राइट। मास कितना है 150 ग्राम। अब इसको कन्वर्ट करना होगा किलोग्राम में, मतलब डिवाइड बाय 1000 इंटू एक्सेलरेशन 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम ड्यूरेशन कितना है 0.1। चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। एक जीरो, ये दूसरा जीरो कैंसिल हो गया। ओके, नाउ 15 इंटू 2 30 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाय 10। तो फिर से यहाँ पर ये 0 0 कैंसिल होगा। देयरफॉर इम्पल्सिव फोर्स सिंबल होता है जे, जर्क, है ना। 3 इंटू 0.1 कितना होगा ये 0.3 यस न्यूटन सेकंड। तो दिस हैज़ वैल्यू 0.3 न्यूटन सेकंड। तो ऑप्शन क्या होगा फिर, सी होगा स्टूडेंट। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, 4 किलोग्राम and 1 kilogram mass are moving with equal kinetic energies. The ratio of their momentums is, देखिए दो मासेस यहाँ पर दिए, m1 इज इक्वल टू 4 किलोग्राम, m2 इज इक्वल टू 1 किलोग्राम। ओके, एंड बोथ आर मूविंग विथ सेम काइनेटिक एनर्जी, मतलब E1 इज इक्वल टू E2, दोनों पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी सेम है। ओके, द रेशियो ऑफ देयर मोमेंटम्स इज़, तो मोमेंटम का सिंबल होता है P1 इज़ टू P2
ये हमें यहाँ पर निकालना है। देखिए मोमेंटम, मास और काइनेटिक एनर्जी, इनके बीच एक रिलेशन होता है, P इज़ इक्वल टू रूट 2m/e, ये रिलेशन होता है स्टूडेंट। तो फिर P1 बाई P2 इज़ इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर, रूट 2m1e1 डिवाइडेड बाय 2m2e2, राइट। लेकिन अब यहाँ पर E1 और E2 की वैल्यू सेम है, तो हम ये कैंसिल कर सकते हैं, 2 भी कैंसिल होगा। सो P1 बाई P2 इज़ इक्वल टू रूट m1 बाई m2, तो ये फार्मूला हमें मिलता है स्टूडेंट। देयरफॉर P1 बाई P2 इज़ इक्वल टू, अब m1 m2 की वैल्यू देखिए 4/1, देयरफॉर P1 बाई P2 कितना आएगा, ये 2/1, देयरफॉर P1 इज़ टू P2 की वैल्यू होगी स्टूडेंट 2:1। सो ऑप्शन इज़ सी ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट देखिए, अ शेल ऑफ मास 10 kg इज़ मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड when it blast and forms two parts of mass 9 kg and 1 kg respectively. If the first mass is stationary, the velocity of second is, देखिए एक शेल है यहाँ पर, तोफ गोला, ओके, और जिसका मास कितना दिया यहाँ पर, लेट मास इज m1 और ये 10 किलोग्राम, ओके, एंड इट इज़ मूविंग विथ वेलोसिटी, लेट इट इज़ v1, और ये वेलोसिटी कितनी दी स्टूडेंट, 10 मीटर पर सेकंड, ओके। नाउ इट इज़ मूविंग, नाउ सपोज यहाँ पर ये ब्लास्ट हो गया, एक बड़ा गोला है और एक छोटा, ओके, ऐसे दो फ्रैगमेंट्स इसके हो गए ब्लास्ट के बाद, यहाँ पर ब्लास्ट हो गया और दो पीसेस यहाँ पर तैयार हुए। तो एक का मास है, लेट दिस इज़ m2, ये 9 kg है, और नेक्स्ट वन इज़ m3, सपोज इट इज़ 1 kg, ओके। तो ऐसे दो पार्टिकल्स यहाँ पर तैयार हो गए। इफ़ द फर्स्ट मास इज स्टेशनरी, मतलब ये, मतलब v2 की वैल्यू हम 0 लेंगे स्टूडेंट, राइट, बिकॉज ये स्टेशनरी है। वेलोसिटी ऑफ द सेकंड, मतलब इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये रेस्ट हो जाता है, लेकिन सेकंड पार्ट जो 1 किलोग्राम है, इट इज़ स्टिल मूविंग विथ वेलोसिटी v3, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है। देखिए ये पिक्चर बिफोर ब्लास्ट और ये आफ्टर ब्लास्ट है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टोटल मोमेंटम बिफोर ब्लास्ट इज इक्वल टोटल मोमेंटम आफ्टर ब्लास्ट, ओके। तो चलिए आफ्टर ब्लास्ट टोटल मोमेंटम क्या होगा, m2v2 प्लस m3v3 इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम बिफोर ब्लास्ट, तो यहाँ पर होगा m1v1, ओके। तो अब m2 कितना है 9, v2 0 प्लस m3 1, v3 की वैल्यू हमें निकालनी है, m1 है 10, v1 भी है 10, सिंपल है ना। अब ये 0 हो जाएगा, तो v3 की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट, 100 मीटर पर सेकंड, यस, दिस इज ऑप्शन सी। एंड explosion blows a rock into 3 parts. 2 parts go off at right angles to each other. These two are 1 kg first part moving with velocity 12 meter per second and 2 kilogram second part moving with velocity 8 meter per second. If the third part flies off with velocity 4 meter per second, its mass would be, देखिए यहाँ पर एक रॉक है, सपोज ये रॉक है यहाँ पर, ओके, एंड एक्सप्लोजन टेक्स प्लेस एंड दिस रॉक कन्वर्ट इनटू 3 पार्ट्स, ओके। तो इसका एक्सप्लोजन हो जाता है स्टूडेंट यहाँ पर इस तरह से, और यहाँ पर 3 पार्ट्स तैयार होंगे, ओके। लेट दिस इज फर्स्ट पार्ट एंड इट इज़ मूविंग इन दिस डायरेक्शन, लेट दिस इज m1, ओके, और इसकी स्पीड है v1। और दूसरा जो पार्ट है, ओके, दूसरा जो पार्ट है यहाँ पर, उसकी स्पीड राइट एंगल टू द फर्स्ट वन, तो इनके बीच ये 90 डिग्री एंगल है स्टूडेंट। इसका मास कंसिडर करते हैं m2 और स्पीड है v2। तो ये यहाँ पर दिए ना,
तो 1 किलोग्राम, इसका मास है 1 किलोग्राम और इसकी स्पीड है स्टूडेंट 12 मीटर पर सेकंड। सेकंड पार्ट जो राइट एंगल मूव होता है उसका मास है 2 किलोग्राम और इसकी स्पीड है देखिए 8 मीटर पर सेकंड। और जो थर्ड पार्ट है स्टूडेंट, सपोज यहाँ पर थर्ड पार्ट है m3, ओके, एंड इट इज़ मूविंग इन दिस डायरेक्शन विथ वेलोसिटी v3 और इसकी स्पीड दी है 4 मीटर पर सेकंड और मास हमें यहाँ पर निकालना है। तो आउट ऑफ 3 पार्ट्स फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट मूव्स राइट एंगल, ओके। तो देखिए बिफोर ब्लास्ट और एक्सप्लोजन टोटल मोमेंटम 0 था, ओके। तो एक्सप्लोजन के बाद टोटल मोमेंटम क्या होगा, 0 होगा। लेकिन देखिए फर्स्ट पार्ट मूविंग इन दिस डायरेक्शन, लेट इसका जो मोमेंटम होगा p1, इसका मोमेंटम सेकंड पार्ट का होगा p2, ये दोनों राइट एंगल है। तो ये थर्ड मोमेंटम जो होगा p3, ये इसका रिजल्टेंट, ओके। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, देखिए वेक्टर p3 इज इक्वल टू वेक्टर p1 प्लस वेक्टर p2, ओके। तो p3 का मैग्नीट्यूड क्या होगा फिर, रूट p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर, इस तरह से होगा। p3 इज इक्वल टू रूट p1 मतलब यहाँ पर लिखेंगे हम m1 v1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस p2 को हम लिखेंगे m2 v2 ब्रैकेट स्क्वायर और ये जो p3 होगा स्टूडेंट इसको भी हम m3 v3 लिखेंगे ना। तो यहाँ से हम m3 की वैल्यू निकाल सकते हैं, ओके। चलिए m3 इंटू v3 की वैल्यू कितनी है, 4 है, इज इक्वल टू रूट m1 कितना है स्टूडेंट, 1 इंटू 12 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 2 इंटू 8 ब्रैकेट स्क्वायर, राइट। तो ये m3 इंटू 4 इज इक्वल टू रूट 1 इंटू 12 मतलब 12 का स्क्वायर होता है 144, है ना, और 2 इंटू 8 16 का स्क्वायर 256। सो दिस इज़ रूट 400 एडिशन अगर करते तो m3 इंटू 4 इज इक्वल टू 400 का स्क्वायर रूट 20। सो m3 इज इक्वल टू 20/4, सो दिस इज़ 5 किलोग्राम। मतलब ये जो थर्ड पार्ट होगा स्टूडेंट, ओके, इसका मास कितना होगा, 5 kg। सो ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, द रेट ऑफ मास ऑफ गैस इमिटेड फ्रॉम रियर ऑफ रॉकेट इज इनिशियली 0.1 kg पर सेकंड। सो दैट इज रेट ऑफ कंबशन दिया है, dm/dt की वैल्यू। इफ द स्पीड ऑफ गैस रिलेटिव टू रॉकेट इज 50 मीटर पर सेकंड एंड mass of rocket is 2 kg, then acceleration of rocket in meter per second square is। देखिए इस तरह का अगर न्यूमेरिकल होता है तो एक फार्मूला है हमारे पास, देखिए कि F इज इक्वल टू U इंटू dm/dt, ये वाला फार्मूला है, राइट। तो U की वैल्यू दी है यहाँ पर 50 मीटर पर सेकंड, dm/dt भी दी है 0.1, ओके। देन मास ऑफ द रॉकेट भी दिया है, एक्सेलरेशन निकालना है। तो इस फोर्स को हम ma इस तरह से लिख सकते हैं, इज इक्वल टू u dm/dt। तो यहाँ से हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं स्टूडेंट, a इज इक्वल टू u, ये m इधर आने के बाद डिनोमिनेटर चला जाएगा, dm/dt। चलिए इसको सॉल्व करते हैं आप। a इज इक्वल टू u 50 डिवाइड बाय मास कितना दिया है स्टूडेंट, इट इज़ 2 kg इंटू dm/dt 0.1, ओके। तो a इज इक्वल टू, अब इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा 5/2, सो दिस इज़ 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फिर ऑप्शन कौन सा होगा स्टूडेंट, यस इट इज़ ऑप्शन नंबर सी, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, अ मैन वेइंग 80 किलोग्राम stands on weighing scale in a lift which is moving upward with uniform acceleration of 5 meter per second square. What will be the reading on the scale? That is weighing machine पर scale जो होगी उसके ऊपर रीडिंग कितनी होगी, और g की वैल्यू लेनी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
देखिए जो एपरेंट वेट होता है स्टूडेंट, ओके, नॉर्मल रिएक्शन, apparent normal reaction, because of normal reaction the person feels his weight. तो यहाँ पर क्या होगा फिर, मास इनटू इफेक्टिव एक्सेलरेशन होगा. नाउ इफ लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड, तो वहाँ पर इफेक्टिव एक्सेलरेशन होता है g प्लस ए. ओके, पता है ना आपको, अगर लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड, ओके, विथ एक्सेलरेशन ए, तो इफेक्टिव एक्सेलरेशन g प्लस ए लेना होता है. अगर लिफ्ट मूविंग डाउनवर्ड है तो फिर इफेक्टिव एक्सेलरेशन होता है g माइनस ए. अब इस न्यूमेरिकल में देखिए, लिफ्ट विच इज़ मूविंग अपवर्ड विथ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इफेक्टिव एक्सेलरेशन होगा g प्लस ए. ओके, तो इसे इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं स्टूडेंट. मास कितना है देखिए 80, इन ब्रैकेट g की वैल्यू लेनी है 10 प्लस a की वैल्यू है 5, n इज इक्वल टू 80 इंटू 15. ओके, सो दिस इज़, देखिए 18 इंटू 15 मतलब 15 इज 120 और ये 0 ऊपर का, तो ये इसका एपरेंट वेट होगा. मतलब वेइंग मशीन में जो रीडिंग होगी वो रीडिंग क्या होगी फिर 1200 न्यूटन, राइट. तो ऑप्शन क्या होगा फिर यहाँ पर, ऑप्शन ए. ओके, नेक्स्ट वन, द रेशियो ऑफ वेट ऑफ अ मैन in a stationary lift and when it is moving downward with uniform acceleration a is 3:2, then value of a is और ऑप्शन देखिए इन टर्म्स ऑफ स्मॉल जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ. चलिए इसको कंप्लीट करते हैं. द रेशियो ऑफ वेट ऑफ मैन इन स्टेशनरी लिफ्ट, देखिए अगर लिफ्ट स्टेशनरी है तो वहाँ पर पर्सन का वेट ट्रू वेट होगा, दैट इज़ mg, ये इसका ट्रू वेट होगा, राइट. और सेकंड क्या दिया है यहाँ पर, इफ़ इट इज़ मूविंग डाउनवर्ड, अगर लिफ्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव है स्टूडेंट, तो उसका एपरेंट वेट क्या होगा, मास इन ब्रैकेट इफेक्टिव एक्सेलरेशन. नाउ लिफ्ट इज़ मूविंग डाउनवर्ड, इफेक्टिव एक्सेलरेशन होता है g माइनस ए. देखिए दिस इज़ द ट्रू वेट व्हेन लिफ्ट इज़ एट रेस्ट एंड दिस इज़ एपरेंट वेट व्हेन लिफ्ट इज़ मूविंग डाउनवर्ड. अब इन दोनों का रेशियो दिया है 3:2, दैट इज़ 3/2. तो हमें यहाँ पर a की वैल्यू निकालनी इन टर्म्स ऑफ g. ओके, तो देखिए यम कैंसल, इसको सिंप्लीफाई करना है जस्ट. तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखिए 2g इज इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या होगा 3g माइनस 3a, इस -3 को इधर लाते हैं, 3a इज इक्वल टू 3g माइनस 2g. 3a इज इक्वल टू g, देयरफॉर a इज इक्वल टू g/3. ये आंसर होगा स्टूडेंट. अब g/3 मतलब ऑप्शन कौन सा होगा फिर, ऑप्शन बी. नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, 3 ब्लॉक्स a b c weighing 1, 8 and 27 kg respectively are connected as shown in figure with an inextensible string and are moving on smooth surface. T3 is equal to 36 Newton. Then T2 is, देखिए 3 blocks are connected by the string. Let mass of A block is 1 kg, B block का मास दिया है 8 kg और C block का मास दिया है 27 kg. ओके, और T3 जो फोर्स होगा दैट इज़ अप्लाइड फोर्स, तो उसकी वैल्यू दी है 36 न्यूटन. हमें निकालना है T2 मतलब टेंशन इन द सेकंड स्ट्रिंग कनेक्टेड सेकंड एंड थर्ड, मतलब B एंड C ब्लॉक के बीच जो टेंशन होगा वो निकालना है हमें. देखिए इस तरह का एक कंडीशन हमने डिस्कस किया था थियोरेटिकल लेक्चर्स में. ओके, तो स्ट्रिंग में जो टेंशन प्रोड्यूस होता है स्टूडेंट, टेंशन एंड अप्लाइड फोर्स आर इन सेम डायरेक्शन. ये याद रखिए आप, टेंशन प्रोड्यूस इन द स्ट्रिंग एंड अप्लाइड फोर्स आर इन द सेम डायरेक्शन होता है. तो हमें देखिए डायग्राम में भी दिए T2 और T3 की डायरेक्शन सेम है, तो T2 की वैल्यू हमें निकालनी है. चलिए T2 इज इक्वल टू, तो T2 देखिए T2 के पीछे कितने ब्लॉक्स हैं, 2 ब्लॉक्स हैं, तो उन दोनों का मास क्या होगा, मास ऑफ A ब्लॉक प्लस मास ऑफ
बी ब्लॉक, ओके। और इन तीनों का एक कॉमन एक्सेलरेशन होता है, दैट इज़ ए। तीनों का कॉमन एक्सेलरेशन ए होता है। तो ये फार्मूला ऐसे शॉर्टली याद रखना है स्टूडेंट। सो T2 इज इक्वल टू मास ऑफ ए ब्लॉक प्लस मास ऑफ बी ब्लॉक, ओके। और जनरल कॉमन एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है? अप्लाइड फोर्स अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम। अब यहाँ पर अप्लाइड फोर्स है T3, टोटल मास ऑफ सिस्टम 3 ब्लॉक्स है यहाँ पर, तो MA प्लस MB प्लस MC, तीनों ब्लॉक मास उनके एडिशन किए हमने। तो ये फार्मूला, इसको आप कंप्लीट करते हैं। T2 इज इक्वल टू ए ब्लॉक का मास कितना है 1 किलोग्राम, बी ब्लॉक 8, ओके। T3 अप्लाइड फोर्स कितना दिया है यहाँ पर 36 डिवाइडेड बाय ए ब्लॉक 1 kg प्लस बी ब्लॉक का मास 8 kg प्लस थर्ड सी ब्लॉक का मास 27 kg, ओके। T2 इज इक्वल टू 1 + 8 9 इंटू 36 डिवाइडेड बाय, अब इनकी एडिशन कितनी होगी 1 + 8 + 27 दैट इज़ 36, तो ये कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर T2 इज इक्वल टू 9 न्यूटन, ओके स्टूडेंट। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा यस बी ऑप्शन। अगर इसी MCQ के अंदर पूछते हैं कि कैलकुलेट वैल्यू ऑफ T1 क्या होगा, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है स्टूडेंट, ओके। तो अब देखिए T1 के पीछे कितने ब्लॉक्स है, एक ही ब्लॉक है, तो T1 इज इक्वल टू मास ऑफ ए ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन। तो T1 इज इक्वल टू मास ऑफ ए ब्लॉक कितने 1, ओके, इनटू, अब एक्सेलरेशन कितना होगा यहाँ पर, देखिए एक्सेलरेशन के लिए फार्मूला ना T3 36 अपॉन टोटल मास, ये भी 36, मतलब एक्सेलरेशन कितना आ रहा है यहाँ पर 1 आता है, ओके। तो 1, सो T1 की वैल्यू होगी 1 न्यूटन। अगर ये पूछते हैं कि T1 कैलकुलेट कीजिए तो उसका आंसर कितना होगा, फिर 1 न्यूटन होगा। लेकिन इस न्यूमेरिकल में हमारा आंसर कितना है, T2 का आंसर 9 न्यूटन, मतलब ऑप्शन बी, ओके। नेक्स्ट वन देखिए स्टूडेंट, अ ब्लॉक ए ऑफ मास 7 kg is placed on frictionless table. A thread tied to it passes over frictionless pulley and carries a body B of mass 3 kg at the other end. The acceleration of the system is, और यहाँ पर G की वैल्यू हमें 10 लेनी है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए इस तरह के न्यूमेरिकल्स में देखिए कि एक्सेलरेशन का जनरल फार्मूला क्या होता है, A इज इक्वल टू नेट पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम। देखिए पुली स्ट्रिंग ब्लॉक सिस्टम अगर होती है तो वहाँ पर हैंगिंग पोजीशन में होंगे ब्लॉक्स कुछ, तो नेट पुलिंग फोर्स होता है वहाँ पर, ठीक है। देखिए बी ब्लॉक हैंगिंग पोजीशन में, मतलब यहाँ पर नेट पुलिंग फोर्स क्या होगा MBG, बिकॉज एक ही ब्लॉक हैंगिंग पोजीशन में ना, मतलब ए ब्लॉक के ऊपर पुलिंग फोर्स होगा, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन उस पुलिंग फोर्स को कैंसिल आउट करेगा। तो एक ही पुलिंग फोर्स है ना MBG, दैट इज़ वेट ऑफ बी ब्लॉक, MBG मास ऑफ बी ब्लॉक इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ओके, अपॉन टोटल मास, मतलब मास ऑफ ए ब्लॉक प्लस मास ऑफ बी ब्लॉक। चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। मास ऑफ बी ब्लॉक कितना दिया है यहाँ पर, दिस इज़ 3 इंटू 10 जी की वैल्यू अपॉन 3 प्लस ए ब्लॉक का मास है 7, तो दिस इज़ 3 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 10, सो दिस इज़ इक्वल टू 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऑप्शन क्या होगा स्टूडेंट यहाँ पर, यस ऑप्शन बी। नेक्स्ट MCQ, 2 blocks M1 is equal to 5 gram and M2 is equal to 10 gram are hung vertically over a light frictionless pulley as shown in figure. What is the acceleration of masses when they are left free? देखिए M1 और M2 दो ब्लॉक्स यहाँ पर हैंगिंग पोजीशन में, and they are connected by a string that passes over the frictionless pulley. अब ऐसे इसमें क्या होगा, तो एक्सेलरेशन हमें निकालना है, तो वही फार्मूला नेट पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाय
टोटल मास ऑफ द सिस्टम, टोटल मास ऑफ द सिस्टम। ओके, अब देखिए m2 की वैल्यू 10 ग्राम दी और m1 की वैल्यू 5 ग्राम, मतलब m2 ब्लॉक विल मूव डाउनवर्ड, m1 ब्लॉक विल मूव अपवर्ड। तो नेट पुलिंग फोर्स क्या होगा मुझे बताइए, m2g पुलिंग फोर्स ज़्यादा होगा या m1g होगा? m2g। तो m2g माइनस m1g ये नेट पुलिंग फोर्स होगा। और यहाँ पर दो ही ब्लॉक्स है तो टोटल मास ऑफ सिस्टम m1 प्लस m2। ओके, देखिए m2 माइनस m1 इंटू जी कॉमन निकलता है अपॉन m1 प्लस m2। देखिए मास का सब्सट्रैक्शन और मास की एडिशन है और रेशो है मास इसका, तो यहाँ पर ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा तो कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं है। सो A इज इक्वल टू m2 कितना है देखिए 10 माइनस m1 5, ओके, डिवाइडेड बाय m1 5 प्लस m2 10, ओके, इनटू g। देखिए ऑप्शन इन टर्म्स ऑफ g है तो g की वैल्यू नहीं रखेंगे हम यहाँ पर। नाउ इट इज़ इक्वल टू 5 डिवाइड बाय 15g, तो ये 5 3 ज़ा 15। सो A इज इक्वल टू g बाय 3, ये ऑप्शन होगा स्टूडेंट, दैट इज़ ऑप्शन A। नेक्स्ट वन ये MCQ देखिए, अ ट्रक इज मूविंग ऑन फ्रिक्शनलेस सरफेस विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी of 10 meter per second. A leak occurs in water tank of the truck at the rate of 2 kg per second. मतलब वहाँ पर लीकेज हो गया वाटर टैंक के अंदर और वाटर फिर कमिंग आउट ऑफ होता है, लीक हो जाता है एट द रेट ऑफ 2 किलोग्राम पर सेकंड। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ ट्रक आफ्टर 50 सेकंड इफ मास ऑफ द ट्रक इज़ 100 किलोग्राम एंड मास ऑफ वाटर इन द ट्रक इनिशियली वॉज 100 किलोग्राम। ओके, देखिए यहाँ पर टोटल मास ऑफ द ट्रक पहले निकालते हैं, मतलब इनिशियली मास ऑफ द ट्रक है 100 किलोग्राम और उसके ऊपर जो वाटर टैंक है वाटर का मास कितना है 100 किलोग्राम, तो टोटल मास ऑफ दैट सिस्टम इज इक्वल टू 200 किलोग्राम। ओके, उसके बाद what is the rate of leakage of water, that is dm by dt। ये यहाँ पर दिया है स्टूडेंट 2 kg पर सेकंड। ओके, और जो यूनिफॉर्म स्पीड है ट्रक की u यहाँ पर लेते हैं, दिस इज़ 10 मीटर पर सेकंड। तो देखिए जैसे ट्रक मूविंग होगा विथ 10 मीटर पर सेकंड एंड कंटिन्यूसली एक तरफ क्या होता है कि 2 kg पर सेकंड से वाटर वहाँ पर लीक हो जाता है तो मास ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस। तो फिर यहाँ पर आफ्टर 50 सेकंड, मतलब टाइम ड्यूरेशन दिया है यहाँ पर 50 सेकंड, तो 50 सेकंड के बाद उसकी स्पीड क्या होगी ये निकालना है। ओके, देखिए इस तरह का जो फार्मूला होता है F इज इक्वल टू, हमें पता है U dm बाई dt हम यूज़ करते हैं स्टूडेंट। ओके, बिकॉज U तो यूनिफॉर्म स्पीड है ना, dm बाई dt। नो F मतलब ma इज इक्वल टू U dm बाई dt। ओके, देखिए इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, आफ्टर टाइम 50 सेकंड हमें वेलोसिटी निकालनी है, मतलब फार्मूला कौन सा होगा v इज इक्वल टू u प्लस at, ये फार्मूला यहाँ पर यूज़ करना होगा। तो u वैल्यू पता है हमें 10 मीटर पर सेकंड, t पता है 50, तो एक्सेलरेशन निकालना होगा ना। अब ये एक्सेलरेशन हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ओके, तो देखिए मास कितना होगा 200 किलोग्राम, टोटल मास ऑफ द सिस्टम। एक्सेलरेशन a निकालना है, u है 10 और dm बाई dt की वैल्यू है 2। ओके, तो यहाँ पर a इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय ये 200। ओके, तो ये कितना होगा 1/10 होगा स्टूडेंट, मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। अब ये वैल्यू यहाँ पर यूज़ करते हैं हम, तो v इज इक्वल टू u कितना है 10 प्लस a की वैल्यू आ गई 1/10 इंटू t कितना है 50, ये 0 0 कैंसिल, तो v इज इक्वल टू 10 प्लस 5, तो v की वैल्यू होगी 15 मीटर पर सेकंड। ओके, देखिए ऑप्शन कौन सा है यहाँ पर, और एक ऑप्शन में वैल्यू नहीं है लेकिन एक ऑप्शन है वहाँ पर नन ऑफ दिस, यस, तो फिर इसका ऑप्शन क्या होगा फिर डी होगा, नन ऑफ दिस।
राइट।